हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल शुभम जैन एबीसी एग्जाम प्रेप। जैसे आपको पता ही है कि हमने अभी जो अपना लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है वो आपका स्पेसिफिकली पॉलिटी के लिए है। और पॉलिटी किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका वो पीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है या आपका यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है या फिर आपके अदर बोर्ड्स लाइक पंजाब का PSSB बोर्ड या फिर SSC, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपका पॉलिटी आपको प्रिपेयर करना है तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको कंप्लीट उस तरह से कवर करवा दिया जाए। ठीक है, तो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जहाँ पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से लेके प्रीएम्बल तक पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो हमने बेसिकली कवर कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो है आपका पार्ट वाइज कवर करेंगे स्टार्ट हम यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट वेट कर लो। तो अभी हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आपके वो दो टॉपिक रहेंगे। पहला हमारा पार्ट नंबर 1 रहेगा जहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, आर्टिकल नंबर 1 to लेकर आर्टिकल नंबर 14 तक डिस्कस करेंगे। अभी तक जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है तो एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं अभी तक, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और फिर हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 जहाँ पे आपका सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 से लेके आर्टिकल नंबर 11 तक डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा क्योंकि उसके बाद जो आपका पार्ट नंबर 3 है उसमें टोटली हमें फंडामेंटल राइट डिस्कस करने पड़ेंगे। इस वीडियो के साथ डिस्कस करूंगा तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, मेरे लिए भी थोड़ा समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो हम फंडामेंटल राइट्स का वीडियो अलग से शूट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपके DPSP है उसका अलग से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना इस वीडियो में पार्ट नंबर 1। अब क्वेश्चंस की बात करें तो आपको 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं डायरेक्टली। एक तो पार्ट, सेकंड आपका आर्टिकल्स, थर्ड आपका स्केड्यूल्स। ठीक है, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कर रहे थे तो ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स थे मैंने आपको बताया था, कितने पार्ट्स थे और कितने शेड्यूल्स थे ओरिजिनली। ठीक है, शेड्यूल्स मीन्स अनुसूचियाँ। तो पहले मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि पार्ट्स कितने थे ओरिजिनली, ठीक है, आर्टिकल्स कितने थे ओरिजिनली एंड आपके शेड्यूल्स कितने थे ओरिजिनली। ठीक है, पहले आपको ये बताना है। फिर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। फिर उस पार्ट नंबर 1 में हमारा क्या दिया हुआ है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। इंडिया एक यूनियन है, ठीक है, और इसकी टेरिटरीज जो हैं वो कैसे हम क्या कर सकते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है इसकी जो स्टेट्स हैं उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने के लिए इंडिया को किस नेम से बुलाया जाएगा, भारत कह के बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपके पार्ट नंबर 1 में दी हुई हैं। तो क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 1, पार्ट नंबर 1 में आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है, ये डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो इंडिया के यहाँ पे मतलब कि हम 2 तरह के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 1 इज इंडिया एंड 2 इज भारत, जिसको लेके काफी कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। एक बार राहुल गांधी जी ने बोला था कि इंडिया में वाकई 2 तरह की इंडिया है, एक इंडिया है एक भारत है। इंडिया जो है वो अमीर लोगों का है, ठीक है, और भारत जो है वो गरीब लोगों का है। ठीक है, इस तरह करके उन्होंने एक बार बोला था और शायद ये रियलिटी भी है कहीं ना कहीं। जैसे आपको पता ही है कि अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते चले जा रहे हैं। ठीक है, डिवाइड जो है बिटवीन, जो लाइन है बिटवीन रिच एंड पुअर वो वाइड होती चली जा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरह का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन जो बाद में इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं अभी, ठीक है, वो अभी हमें ट्रू लगती हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो इंडिया के दो नेम वहाँ पे गिवन कर रखे हैं, वन इज इंडिया एंड सेकंड इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं रेदर देन की फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। फेडरेशन नहीं बोलते, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उन्होंने ये बोला था कि इंडिया जो है, जो इंडिया में स्टेट्स हैं वो किसी एग्रीमेंट के थ्रू इकट्ठे होकर यूनियन नहीं बनाते, ठीक है, वो यूनियन के ही हिस्से हैं और कभी अलग नहीं हो सकते। तो इंडिया एक ऐसा यूनियन है, ठीक है, जो क्या है, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, इंडिया में सॉरी, इंडिया ऐसा यूनियन है जिसकी आउटर बाउंड्रीज को रीड्रॉ नहीं किया जा सकता, इनर बाउंड्री को रीड्रॉ हम कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इंडिया की यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इसके अंदर जो टेरिटरीज हैं उसको सिसीड नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आउटर बाउंड्री है उसके अंदर स्टेट्स को हम रीअरेंज कर सकते हैं, संख्या को बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, हम कम भी कर सकते हैं। तो USA क्या है, अलग तरह का फेडरेशन है, ठीक है, इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है, हमने इंडिया के बारे में ही डिस्कस करना है, ठीक है। इंडिया जो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का, ठीक है, और ये लाइन BR अम्बेडकर जी ने बोली थी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 1 के अकॉर्डिंग इंडिया को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एंड और ऐसी कोई भी टेरिटरी जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर करेगी किसी भी टाइम पे, जैसे आजकल बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेके आएगा, ठीक है, इंडिया में वापस, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हम ज़्यादातर बोलते रहते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि 3 चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, टेरिटरीज ऑफ स्टेट, जो अभी स्टेट्स हमारे हैं, यूनियन टेरिटरीज जो हमारी हैं, और ऐसी कोई भी टेरिटरी जिसको हम बाद में क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप ये स्टेट्स वगैरह हैं यहाँ पे अभी करने के कोई इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, आपको नॉर्मली पता होगा कितने स्टेट्स हैं, कितने यूटीज़ हैं। बस अभी आप ये ध्यान में देख लो कि जम्मू एंड कश्मीर अभी आपका यूटी ही है, लद्दाख एक नया यूटी बना था, लद्दाख को भी अलग से यूटी का दर्जा दिया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर भी अभी आपका यूटी ही है। देखने वाली बात यह है कि जब हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड को ख़त्म करके इसको यूटी बनाया था, तो एक रीज़न दिया था कि हम यहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बना रहे हैं, लेकिन बाद में इसका जो स्टेटहुड का जो स्टेटस है इसको हम क्या करेंगे, दोबारा से इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी वो अभी तक हुआ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी यूनियन टेरिटरीज की संख्या कम होगी, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर दोबारा से स्टेट बनेगा, वो कब होगा, कब न्यूज़ में रहेगा, करंट अफेयर्स का पार्ट रहेगा, वो हम तभी देखेंगे, ठीक है। 2019 में इसको क्या किया गया था, इसका जो स्पेशल स्टेटस था, ठीक है, उसको ख़त्म कर दिया गया था। वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे कौन से अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किया गया था, कौन सा आर्टिकल इसका ख़त्म किया गया था, ठीक है, वो इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। इस टॉपिक में से जो चीज़ आपको पूछी जा सकती है हम वही डिस्कस करेंगे ओनली। उसके बाद है कि आर्टिकल नंबर 2, ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर हमारी पार्लियामेंट के पास एक पावर है, ठीक है, कि किस पार्ट को इंडिया में इंक्लूड करना है, ठीक है, और न्यू स्टेट बनाने हैं, ठीक है, वो उसकी कंडीशंस क्या रहेंगी, ठीक है। दिस आर्टिकल ओनली रेफर्स टू दो स्टेट्स विच आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल उन एरियाज़ की बात करता है जो इंडिया से अभी बाहर है, उनको अगर इंडिया में लेके आना है तो उस चीज़ की बात करेगा। आर्टिकल नंबर 3 आपका उन एरियाज़ की बात करेगा जो हमारे अभी भी इंडिया के अंदर ही हैं, इंडियन टेरिटरी अभी हैं, उनको कम ज़्यादा करना, उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, उसके लिए हमारा कौन आर्टिकल बात करेगा, तो आर्टिकल नंबर 3। तो अभी रिसेंटली जब पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 के बारे में पूछा गया था, ठीक है। अभी एग्ज़ाम्स में नॉर्मल आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते यार, ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और भी पता होने चाहिए, ठीक है, जो अभी एग्ज़ाम्स का हिस्सा बन रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 2 और 3 में सिर्फ यही डिफरेंस है आपका। आर्टिकल नंबर 2 पार्लियामेंट के पास पावर है बाहर से नए एरिया को इंडिया में इंक्लूड करने की, ठीक है,
आर्टिकल नंबर 3 के अंडर इंडिया के पास पावर है, जो अभी इंडिया के पार्ट ही हैं, उनको बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने की। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 4, आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है कि लॉ मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, जो भी कानून बनेगा आर्टिकल नंबर 2 या आर्टिकल नंबर 3 के अंडर, चाहे आपको एक नया हिस्सा लेके आना है इंडियन टेरिटरी के अंदर या फिर जो हिस्सा एग्जिस्टिंग है उसको चेंज करने, तो उसके लिए हमें क्या क्या है, किसी भी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। उसका रीज़न ये है कि एक ऑर्डिनरी एक्ट के तौर पे काम करेगा, जैसे नॉर्मल बिल पास होते हैं हमारे लेजिस्लेचर में, ठीक है, उसी हिसाब से होगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं 50% ऑफ द टोटल पर्सन्स। ठीक है, उसके बाद दो बातें यहाँ पे ध्यान में रखनी है आपको, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, मैं आगे अभी डिस्कस करूँगा कि कौन से केस में ऐसा बोला गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और बाउंड्रीज रीड्रॉ करने के लिए, स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट की सिर्फ 50% ऑफ द मेजोरिटी, दोनों हाउसेज की अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, दोनों हाउसेज मिलके जॉइंट सीटिंग में ऐसा बिल पास नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा आता है कि हमारे स्टेट्स की बाउंड्रीज कब कब रीड्रॉ की गई, कौन से बेसिस के ऊपर रीड्रॉ की गई, कौन से कमीशंस बने। तो यहाँ पे टोटल हमारे 3 कमीशंस बने हैं, एक तो एस.के. धार कमीशन बना है, एक आपका JVP कमेटी बनी है, तो तीसरा आपका फजल अली कमीशन बना है। ठीक है, तो जो एस.के. धार कमीशन है जून 1948 में बना था, आपको ईयर पता होना चाहिए। ठीक है, इस कमीशन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था कि इंडिया को लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर प्रोविंसेस बनाए जाएं। उस टाइम पे प्रोविंसेस बोलते थे, हम इसको स्टेट्स बोलते हैं। एक स्टेट को उसकी भाषा के आधार पे डिवाइड किया जाए कि पंजाब में अगर लोग पंजाबी बोलते हैं तो ये इसको पंजाबी सूबा बना दो। ठीक है, हरियाणा को हिंदी सूबा बना दो, महाराष्ट्र को मराठी सूबा बना दो। इस तरह का किसी भी डिवीज़न के लिए एस.के. धार कमीशन ने पूरी तरह से डिमांड को खारिज कर दिया गया था, लेकिन ये डिमांड्स उस टाइम पे उठ रही थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या किया, JVP कमेटी बनाई। JVP कमेटी मीन्स उस कमेटी में जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, तभी सीतारमैया थे। 1948 में बनी इस कमेटी ने भी टोटली खारिज कर दिया गया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर हम प्रोविंसेस नहीं बनाएंगे, भाषा के आधार पे हम प्रोविंसेस नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश एक पहला स्टेट बना जिसको भाषा के आधार पे बनाना पड़ा। उसका रीज़न ये था कि एक पर्सन थे पोती श्रीरामल्लू करके। ठीक है, इनका नेम पूछा जाता है पोती श्रीरामुल्लू। इन पर्सन्स ने हंगर स्ट्राइक की और 56 देश की स्ट्राइक के बाद इनकी डेथ हो गई थी, तो काफ़ी एजिटेशन हुआ, जिसकी वजह से उस टाइम के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को आंध्र प्रदेश लैंग्वेज बेस के ऊपर बने पहला स्टेट इंडिया ये मानना पड़ा। जब आंध्र प्रदेश बना तो अब ऑब्वियसली था कि भाषा के आधार पे इंडिया के स्टेट्स डिसाइड होने थे, तो एक नया कमीशन बनाया गया जिसको हम बोलते हैं फजल अली कमीशन। इस कमीशन के आपको मेंबर्स पता होने चाहिए, H.N. कुंजरू एंड K.M. पनीकर 2 मेंबर और थे। 1953 में बना था और 55 में इसकी रिपोर्ट आई थी। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि फैजल अली कमीशन ने बेशक लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर प्रोविंसेस को बनाने का आइडिया एक्सेप्ट किया था, लेकिन 1 प्रोविंस 1 लैंग्वेज 1 प्रोविंस 1 लैंग्वेज ये वाला आइडिया खारिज कर दिया गया था। कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टेट को जब आप बनाओगे तो एक ही लैंग्वेज के आधार पे होगा। मेजर पोर्शन की इस एरिया में क्या लैंग्वेज है, उसमें एक स्टेट में 2-3 लैंग्वेजेस भी फॉलो की जा सकती हैं। ठीक है, जिन लैंग्वेजेस का आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है। ठीक है, तो ये 3 कमीशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अभी सिटीजनशिप आर्टिकल समझने से पहले मैंने आपको बोला था कि हम कुछ चीज़ें समझेंगे, जो मैंने आपसे बात की थी कि हमारा सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है हमें। ठीक है, पार्लियामेंट में किस चीज़ के लिए, अगर हमने स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना है। मतलब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, पहली बात। ठीक है, स्टेट की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। लेकिन एक केस हुआ था जब आपका बैरोबरी यूनियन केस की बात आती है, ये आपका वेस्ट बंगाल का हिस्सा है। ठीक है,
तो इसमें क्या हुआ था कि हमने कुछ टेरिटरी पाकिस्तान को सीसीड कर दी थी, ठीक है, ईस्टर्न पाकिस्तान था उस टाइम पे, तो हमने कुछ हिस्सा भारत का पाकिस्तान को देना था। तो क्या हम इंडिया की टेरिटरी जो है वो किसी फॉरेन नेशन को जब देंगे तब भी क्या सिंपल मेजोरिटी के साथ हो सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। जब इसके ऊपर डिबेट हुई तो सुप्रीम कोर्ट में अंदर जब ये मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने बैरूबरी यूनियन केस के अंदर ये बोला कि जब इंडिया का कोई हिस्सा फॉरेन टेरिटरी को दिया जाएगा, फॉरेन कंट्री को दिया जाएगा, ठीक है, तो उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के थ्रू ही होगा, ठीक है, ये वाली बात है आपकी। तीसरी बात क्या आपको ध्यान में रखनी है कि अगर इंडिया और किसी फॉरेन कंट्री के बीच में कोई बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे बांग्लादेश में चल रहा था, तो बाउंड्री डिस्प्यूट को एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एरिया अभी डिक्लेयर नहीं था कि इंडियन टेरिटरी का ही पार्ट है। दो कंट्रीज़ के अंदर बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा है, अगर हमने एक्सचेंजेस करनी है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एक्शंस के थ्रू। मेन आपको ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए जो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम शिफ्ट करते हैं अपना सिटीजनशिप के अंदर कि यहाँ से आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो ये भी आपका काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 टू लेकर आर्टिकल नंबर 11 आपका सिटीजनशिप की बात करते हैं। अगर मैं पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करूं तो वैसे तो इस टॉपिक से कुछ ज़्यादा सिटीजनशिप एक्ट से ज़्यादा कोई क्वेश्चंस अभी तक किसी भी मेजर एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन जिस तरह की कंट्रोवर्सी अभी रिसेंटली चल रही है तो मैं पंजाब में या पीपीएससी के किसी एग्ज़ाम में इसको एक्सपेक्ट करता हूँ, और वैसे भी इन फ्यूचर आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सॉरी, जैसे अभी पंजाब में अमृतपाल सिंह जो हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट के लिए मुहिम चला रहे हैं, तो उन्होंने अभी बोला कि मैं इंडिया का सिटीजन अपने आप को मानता ही नहीं हूँ, पासपोर्ट्स वगैरह जो हैं वो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। तो वो एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है, उसमें मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा। लेकिन जब ऐसी चीज़ें न्यूज़ में आ जाएं कि इंडिया का सिटीजनशिप नहीं है, तो कौन इंडिया का सिटीजन बन सकता है? इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं कि किसी के सिटीजन को टर्मिनेट कर सके अगर वो पर्सन इंडिया की इंटीग्रिटी यूनिटी के खिलाफ काम कर रहा है? तो पॉलिटिकल डिबेट में ना जाके हमें एक्चुअल प्रोविजंस क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है, इसके ऊपर क्या कानून बने हुए हैं, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज वी आर एस्पायरेंट्स, ठीक है, हमने अगर ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करना है, तो हमें नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों की, रादर देन कि हम ये फालतू की डिबेट्स में उलझें। तो सबसे पहली बात, इंडिया के अंदर एक सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। ऐसा नहीं है कि हम पंजाब में है तो पंजाब की एक अलग से सिटीजनशिप होगी, हरियाणा वालों के पास एक अलग से सिटीजनशिप होगी। अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया की किसी टेरिटरी में रहते हो, तो आपको इंडिया की नागरिकता मिली हुई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉलोइंग 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स बिकेम द सिटीजन ऑफ इंडिया एट इट्स कमेंसमेंट। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 26 जनवरी को 1950 को, तो कुछ लोग जो थे वो ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन चुके थे, ठीक है। इन 4 कैटेगरीज में क्या क्या लिखा हुआ है वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम जिस चीज़ की बात करेंगे, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये डेट दे दी कि ये वाले बंदे हमारे क्या हैं, सिटीजन बन चुके हैं, लेकिन उसमें बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन और भी लिखी गई थी जिसको मैं आर्टिकल नंबर यहाँ पे 11 में आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही वाला आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पार्लियामेंट के पास अब फर्दर राइट्स रहेंगे कि किस बंदे को सिटीजनशिप देनी है या फिर किस बंदे की सिटीजनशिप को टर्मिनेट करना है। उसके लिए पार्लियामेंट एक कानून बना सकते हैं, यानी कि एक डेट तक कौन इंडिया का सिटीजन बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इस चीज़ के बारे में बताता है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन
सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है या सिटीजनशिप कैसे टर्मिनेट की जा सकती है इसके बारे में नहीं बताता। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नो, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में नहीं बताता, इसके लिए पार्लियामेंट का एक्ट है वो बताता है। ठीक है, तो अभी तक एक बार एक्ट बना, सिटीजनशिप एक्ट बना 1955 में, वहाँ पे कुछ प्रोविजंस रखे गए, लेकिन टाइम टू टाइम इनमें अमेंडमेंट्स होते रहे। आपको सारी अमेंडमेंट्स के बारे में नॉलेज नहीं होनी चाहिए। आपको रिसेंट अमेंडमेंट जो हुआ 1920 में एक्ट बना वो पता होना चाहिए। इसके लिए बिल जो है 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, क्लियर। अगर आपको कोई डाउट रहा, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई विल ट्राई, ठीक है, कि मैं आपको वो अच्छे से समझा सकूँ। सिटीजनशिप के चैप्टर में आपको ये चीज़ करनी है जो मैंने अंडरलाइन की है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर आप कैसे एक्वायर कर सकते हो या टर्मिनेट हो सकती है आपकी सिटीजनशिप, इसके बारे में नहीं लिखा हो। ये पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया था, उसमें लिखा हुआ है। ठीक है सॉरी। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, कंडीशंस देख सकते हैं। तो टोटल आपके पास यहाँ पे 5 वेज हैं जिसके थ्रू कोई पर्सन इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे है बाय बर्थ। ठीक है, बाय बर्थ में क्या बोलते हैं कि एक ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसका बर्थ 26 जन 1950 से बाद हुआ लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, क्योंकि 26 जन 1950 तक कौन नागरिक होगा वो तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बता चुके हैं, अभी उसके बाद की बात चलती है। तो यहाँ पे आपको 3 डेट्स पता होनी चाहिए, 1987 और 50 के बीच में। यहाँ पे अगर किसी पर्सन का बर्थ होता है, ठीक है, उससे पहले क्या होता था कि अगर पर्सन इंडिया में बोर्न हुआ, ठीक है, उसकी नेशनैलिटी कुछ भी है 1950 के बाद, उसके पेरेंट्स की नेशनैलिटी चाहे कुछ भी रही है, अगर कोई पर्सन इंडिया में बोर्न हो गया तो इंडिया का सिटीजनशिप बन गया बाय बर्थ। ये वाले आपको पॉइंट्स भी पता होने चाहिए कि ये बाय बर्थ का पॉइंट है क्योंकि उसका जन्म इंडिया में हुआ। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद और 2004 तक ये बोला गया कि सिर्फ वो पर्सन अगर इंडिया में बोर्न हुआ है इंडिया का सिटीजन बन सकता है बाय बर्थ अगर उसके एक पेरेंट एटलीस्ट क्या है, इंडिया के सिटीजन है। यहाँ पे दोनों पेरेंट्स की नेशनलिटी मैटर नहीं करती थी, यहाँ पे अब मैटर कर रहा है कि एक पर्सन सिटीजन होना चाहिए। 2004 के बाद बोला गया कि दोनों ही पेरेंट्स उसके सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, या फिर उसका एक पेरेंट जो है, जो अगर सिटीजन नहीं भी है, एक तो होना ही चाहिए, तो वो इलीगल माइग्रेंट इंडिया का ना हो, और उनका अगर बच्चा यहाँ पे इंडिया में जन्म लेता है तो वो बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। ये आपकी 3 कंडीशंस पहले पॉइंट में थी, ये इंपॉर्टेंट है। मेरे को इंट्यूशन है कि ऐसा अभी कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एनिमी एलियंस आर नॉट एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी। मान लीजिए भारत के अंदर किसी देश का दूतावास जो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एम्बेसडर्स होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, वो इंडिया में आए और यहाँ पे रह रहे हैं, उनका कोई बच्चा अगर यहाँ पे इंडिया में जन्म लेता है तो उसको बाय बर्थ हम इंडिया का सिटीजन नहीं मानेंगे। ऐसे ही एनिमी कंट्रीज, एनिमी एलियंस अगर वो इंडिया में आते हैं, उनके पेरेंट्स, ठीक है, उनका कोई बच्चा यहाँ पे जन्म ले रहा है तो वो भी बाय बर्थ क्या नहीं होगा, इंडिया का सिटीजन नहीं बनेगा। फिर होता है हमारा बाय डिसेंट। ठीक है, इसमें एक कंडीशन ये रखी हुई है कि इफ अ पर्सन बोर्न आउटसाइड, अभी हम इंडिया के अंदर बोर्न की बात कर रहे थे, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इंडिया के बाहर की बात करेंगे। अगर कोई पर्सन बाहर बोर्न करता है, ठीक है, इंडिया से फ्रॉम 26 जन 1950 से लेके 10 दिसंबर 1992 तक, तो उसको भी हम बाय डिसेंट इंडिया का नागरिक मान सकते हैं इफ़ हिज फादर वाज इंडियन, उसके जन्म के समय पे उसके फादर इंडियन होंगे। 1992 से लेकर 2004 के बीच उसका कोई भी एक पेरेंट, चाहे फादर है चाहे मदर है, अगर वो इंडिया के सिटीजन थे और वो बंदा इंडिया के बाहर जन्म लिया तब भी हम उसको बाय डिसेंट मान सकते हैं। लेकिन 2004 के बाद अगर कोई बंदा इंडिया से बाहर जन्म लिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट के पास, ठीक है,
तभी हम उसको बाय डिसेंट क्या मानेंगे कि इंडिया का सिटीजन है। इसके अलावा बस ये 2 पॉइंट आपको मेजर पता होने चाहिए जहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद आप बाय रजिस्ट्रेशन करवा के भी इंडिया का सिटीजन बन सकते हो। उसके लिए आपको 6 साल पहले इंडिया में कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा। बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन आप बन सकते हो। ये किसी भी पर्सन को गवर्नमेंट इंडिया का सिटीजन बना सकती है काफ़ी सारी कंडीशंस देखने के बाद, ठीक है। उसके बाद है अगर इंडिया किसी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने पर्सन वहाँ पे होंगे वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। लाइक पुडुचेरी यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया हुआ है। तो नेचुरलाइजेशन के बाद हमारा पॉइंट क्या है, इनकॉर्पोरेशन वाला, ठीक है। अगर किसी टेरिटरी को इंडिया इनकॉर्पोरेट करता है, अपने अंदर मिलाता है, ठीक है, तो पुडुचेरी का यहाँ पे एग्जांपल है। उसके बाद है हमारा लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अभी हमने सिटीजनशिप के एक्वायर की बात की कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, अभी हम लॉस ऑफ सिटीजनशिप की बात करेंगे। बाय रिनंसिएशन, अगर आप इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हो तो आप रिनंस कर सकते हो, छोड़ सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आप वॉलंटरली इंडिया का सिटीजनशिप छोड़ना चाहते हो, बोल के छोड़ सकते हो। टर्मिनेशन में क्या हो जाता है कि जैसे ही आपने किसी और कंट्री का सिटीजनशिप लिया, मान लो आपने कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया, तो इंडियन सिटीजन आपका उसी समय पे टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर ड्यूअल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। जैसे ही आपने किसी और कंट्री का क्या लिया, सिटीजनशिप लिया, तो आपका क्या हो जाएगा, इंडिया का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है बाय डेप्रीवेशन। बाय डेप्रीवेशन का मतलब ये है कि अगर आपका कुछ ऐसा एक्टिविटी है जो इंडिया की यूनिटी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, या फिर आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हो जो इंडिया की बगावत है, ठीक है, तो क्या कर सकती है इंडियन गवर्नमेंट, आपका फोर्सफुली भी आपको क्या कर सकती है, आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है। इसको डेप्रीवेशन बोलते हैं। जब हम स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बोल रहे थे कि जैसे हमारा पंजाब में आजकल चल रहा है कि अगर कोई बंदा बोले कि मैं इंडिया का नागरिक हूँ ही नहीं, तो क्या इंडियन गवर्नमेंट उसकी नागरिकता को, सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है, बिल्कुल कर सकती है। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, हमारा जो एक्ट बना था वहाँ पे डेप्रीवेशन के अंडर वो चीज़ कर सकती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही रहेगा। आपका जो भी डाउट हुआ आप मेरे को सेंड कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई, ठीक है, कि आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूं। बस इस टॉपिक में इतना ही, इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल राइट्स में आपका पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 12 टू लेकर 35 तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हर वीडियो में जैसे जैसे मेरे को न्यूज़ में जो चीज़ चल रही है उसके बारे में जब याद आएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि इकट्ठी इन्फॉर्मेशन करने के बाद हर टॉपिक के साथ डिस्कस की जाए वो पॉसिबल नहीं है। आप डीपीएसपी का एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल नंबर 50 काफ़ी न्यूज़ में रहता है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 50। इसमें बोला गया है कि आपका सेपरेशन रहेगा बिटवीन द जुडिशरी एंड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो आपका अभी चल रहा है कि कॉलेजियम सिस्टम को हटा के एनजेएसी आना चाहिए, जुडिशरी में अपॉइंटमेंट के लिए एग्जीक्यूटिव का रोल होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसको डिनाई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी डीपीएसपी में लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 50 में ये लिखा हुआ है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होना चाहिए। तो काफ़ी न्यूज़ में है, पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल में है, डीपीएसपी में, ठीक है। बस अभी यही न्यूज़ में चल रहा है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है नहीं है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।